क्या लगता है कौन जीतेगा? 4 मीनार में डांस करेगा दिस टाइम फॉर अफ्रीका। मोरक्को ही जीतेगी यार इस बार तो। पहली बात तो मेसी को कप जिताना है, जीतेगी तो अर्जेंटीना ही। और दूसरी बात, तुम गाना गलत गा रही हो। गाने से क्या होता है? ऐसे कुछ भी कहो, इस बार का जो वर्ल्ड कप है ना वो है काफी इनोवेटिव। जैसे स्टेडियम कूलिंग टेक्नोलॉजी। अब कतर एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि वर्ल्ड कप को समर की बजाय विंटर में शिफ्ट करना पड़ा। पर इतना भी काफी नहीं था और प्लेयर्स और ऑडियंस की गर्मी का ख्याल भी रखना था कि उन्हें कैसे हवा प्रोवाइड की जाएगी। और इसीलिए कतर के डॉक्टर कूल मतलब डॉक्टर साउद अब्दुल घनी ने डिजाइन किया एक एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी जिससे पूरे स्टेडियम को ठंडा रखा जा सके। कतर के 8 स्टेडियम्स बने हैं मैचेस खेलने के लिए और उनमें से जो 7 स्टेडियम्स है उनमें इन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। 8वें में यूज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो समुद्र के पास पड़ता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही स्टेडियम के अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो अराउंड 22 या 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है जिससे प्लेयर्स को और ऑडियंस को एक कंफर्ट मिल सके। अब इस चीज को अचीव करने के लिए एनर्जी सेंटर से स्टेडियम तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है जिसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है ठंडे पानी को। अब ये कोल्ड वाटर जैसे ही स्टेडियम तक पहुंचता है वैसे ही कूल एयर पूरे स्टेडियम में फैल जाती है। अब ऑडियंस को ठंडा रखने के लिए उनकी सीटिंग एरिया के नीचे ही फैंस लगे हुए हैं और उसी के थ्रू ये ठंडी हवा बाहर निकलती है और प्लेयर्स और रेफरीज को ठंडा रखने के लिए नोजल्स लगे हुए हैं, उसके थ्रू ठंडी हवा निकलती है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये 40% सस्टेनेबल है दूसरी कूलिंग टेक्नोलॉजी से क्योंकि ये टारगेटिंग कूलिंग कर सकती है। सारे ही स्टेडियम्स को इस एयर सर्कुलेशन टेक्निक के हिसाब से डिजाइन किया गया है। मतलब जो गर्म हवा भी होती है उसे वापस से कैप्चर करके रीकूल किया जाता है और फिर फिल्टर करके वापस से स्टेडियम में छोड़ दिया जाता है और इसी तरह जो एयर है वो कूल और रीकूल होती रहती है। इसके अलावा पूरे स्टेडियम में सेंसर्स लगे हुए हैं जिनका काम ये है कि वो स्टेडियम के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखें। वल्ला हबीबी, इनोवेशन हो तो ऐसा हो। मुझे तो मॉड्यूलर स्टेडियम वाला प्लान भी बहुत बढ़िया लगा। और तुम्हें पता है साउथ कोरिया और ब्राजील के मैच खत्म होते ही ना इसकी डिसमेंटलिंग भी शुरू हो गई। इस स्टेडियम को मॉड्यूलर स्टील फ्रेम्स और कार्गो कंटेनर्स को असेंबल करके बनाया गया है और मुझे लगा बस हम इंडियंस ही जुगाड़ू होते हैं। और ऐसे जुगाड़ू स्टेडियम बनाने के बाद इन्होंने एक यूनिक नाम भी रखा है। इस स्टेडियम को बनाने में पूरे 974 कंटेनर्स का यूज हुआ है और इतना ही नहीं 974 इंटरनेशनल डायलिंग कोड भी है। कतर का 2022 की ऑफिशियल सॉकर बॉल है अल रियला। नहीं, अल रियला फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। हाँ अल रियला। ओके, तो ये एक ऐसी वैसी बॉल नहीं है, इसके अंदर मोशन सेंसर लगा हुआ है और इसका जो रियल टाइम डेटा है वो वीडियो असिस्टेंट रेफरी के पास जाता रहता है। अब आपको लग रहा होगा कि अंदर सेंसर लगे हुए हैं, बॉल भारी होगी या इसका मोशन हिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बॉल की जो एरोडायनेमिक्स है ना वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है। इनफैक्ट बॉल के अंदर लगे हुए सेंसर रेफरीज की हेल्प करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि बॉल प्लेयर से टच की भी थी या नहीं। और इसका एक एग्जांपल ये है कि जो पोर्टुगल का मैच था उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों का एडिडास ने ये दूर किया था ये डिक्लेयर करके कि रोनाल्डो ने हेडर मार के गोल किया ही नहीं था और वो गोल मारा था ब्रूनो फर्नांडिस ने। अब ये सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ऑफसाइड रूल होता क्या है सॉकर मैच में। अब हम लोग समझते हैं कि ऑफसाइड रूल होता क्या है। मान लीजिए प्लेयर्स यहाँ से यहाँ की तरफ भाग रहे हैं गोल करने के लिए। प्लेयर 1, 2, 3 अटैकर टीम से है जो ब्लू कलर में डिनोटेड है और प्लेयर ABC डिफेंडर टीम से है जो ब्लैक कलर में मार्क्ड है। अब अगर प्लेयर नंबर 1 ने बॉल पास की प्लेयर 3 की तरफ, 3 ने गोल कर दिया तो रेफरी ने बोला ज्यादा डेढ़ छाड़ा मत बनो, गोल वोल नहीं हुआ है, तुम खड़े थे ऑफ साइड पोजिशन में। तो ऑफ साइड पोजिशन रूल होता ये है कि जो डिफेंडर टीम है, यहाँ पे जैसे जो ब्लैक टीम है वो भी डिफेंडर टीम है और उसका जो सेकेंड लास्ट प्लेयर होता है गोल की तरफ से उसकी पोजीशन डिसाइड करती है कि ऑफ साइड लाइन क्या है। यहाँ पे जो डिफेंडर बी है वो सेकेंड लास्ट डिफेंडर है अपनी टीम की तरफ से, इसीलिए उसकी पोजीशन डिसाइड करेगी कि ऑफ साइड पोजीशन क्या है। जो अटैकर नंबर 3 है वो इस लाइन के पीछे की तरफ खड़ा है, इसीलिए इसके गोल को माना नहीं गया, ये गोल फाउल हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि ये देखा जाता है प्लेयर नंबर 1 जब बॉल रिलीज कर रहा था तब प्लेयर नंबर 3 की पोजीशन क्या थी। अगर प्लेयर नंबर 1 ने बॉल पास की होती प्लेयर नंबर 2 को तो
बॉल रिलीज करते टाइम प्लेयर नंबर 2 की पोजीशन ऑफ साइड लाइन से पहले थी, तो इस केस में अगर प्लेयर नंबर 2 ने गोल मार दिया होता तो वो गोल माना जाता क्योंकि प्लेयर नंबर 2 ऑन साइड पोजीशन पे था। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो प्लेयर नंबर 1 ने बॉल रिलीज की, जैसे ही उसने बॉल मारा उस टाइम पे प्लेयर नंबर 3 ऑफ साइड से पीछे की तरफ खड़ा था, लेकिन सपोज बॉल थोड़ी डिफ्लेक्ट हो गई और नंबर 3 ने बॉल को ग्रैब किया यहाँ पे, मतलब ऑफ साइड लाइन से थोड़ा पहले, और यहाँ से उसने गोल मार दिया, तब भी कहा जाएगा कि प्लेयर नंबर 3 ऑफ साइड पोजीशन पे था और गोल नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कि जब प्लेयर नंबर 1 बॉल रिलीज कर रहा था उस टाइम पे जिसको रिलीज किया है, जिस अटैकर की तरफ रिलीज किया है, उसकी पोजीशन क्या थी। अब सपोज प्लेयर नंबर 1 को पास करना है बॉल 3 की तरफ, लेकिन बीच में डिफेंडर बी आ गया, बॉल गई डिफेंडर बी के पास और इसके पैरों से लग के चली गई नंबर 3 के पास और 3 ने यहाँ से गोल मार दिया। उस केस में ऑफसाइड नहीं देखा जाएगा क्योंकि बीच में आ गया था प्लेयर नंबर बी और ये इनडायरेक्ट पास हुआ, इस वजह से ऑफसाइड नहीं देखा जाएगा। बट सपोज प्लेयर नंबर 1 ज्यादा ही अच्छा क्वालिटी का प्लेयर है और इसने डायरेक्ट यहाँ से सबको डॉज करते हुए यहाँ से गोल मारा। गोलकीपर ए ने बॉल बचाने की कोशिश की, लेकिन बॉल रिबाउंड होके चली गई प्लेयर नंबर 3 के पास। प्लेयर नंबर 3 जो कि फिलहाल ऑफ साइड पोजीशन में खड़ा हुआ है, यहाँ से इसने गोल मार दिया और गोल फिर भी नहीं माना जाएगा क्योंकि इस केस में ऑफ साइड पोजीशन देखी जाएगी नंबर 3 की। और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन वो सारी चीजें मैं कवर नहीं कर सकती इस वीडियो में। ऑफ साइड रूल अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, जिसकी वजह से मैच के दौरान रेफरी और प्लेयर्स की लड़ाइयां हो जाती हैं। कई बार प्लेयर डिफेंडर टीम होती है जानबूझ के ये ऑफ साइड का फायदा उठाती है और ऑफ साइड रूल का सबसे बड़ा फायदा सऊदी अरेबिया टीम ने उठाया था अर्जेंटीना के खिलाफ और अर्जेंटीना को हरा दिया था। ओके, तो एक और सिनेरियो देख लेते हैं ये वाला, और इसमें जो प्लेयर्स की पोजीशन है वो चेंज कर दी है मैंने। फील्ड के इस हाफ में जो डिफेंडर्स बी, सी और डी है वो यहाँ है और इन दोनों को ही क्रॉस करके अटैकर्स आगे पहुंच गए हैं, अटैकर 1 और अटैकर 2, और यहाँ पे गोलकीपर ए के पसीने छूट रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे गोल बचाया जाएगा। अटैकर 1 ने बॉल पास की अटैकर 2 की तरफ, अटैकर 2 ने यहाँ से गोल मार दिया और गोल मान लिया जाएगा। उस केस में ये नहीं कहा जाएगा कि ऑफसाइड पोजीशन में प्लेयर्स थे, वो इसलिए क्योंकि जब डिफेंडर्स पीछे होते हैं और दोनों अटैकर उनको क्रॉस करके आगे आ जाते हैं तो रेफरेंस लाइन जो होती है वो बॉल लाइन को देखी जाती है। नंबर 1 के पास बॉल है और समझ लीजिए यहाँ कहीं यहाँ से बॉल लाइन मानी जाएगी और नंबर 2 इस लाइन के पीछे है, इसीलिए अगर ये गोल करेगा तो इस गोल को मान लिया जाएगा। बट सपोज प्लेयर नंबर 2 यहाँ कहीं होता, मतलब बॉल लाइन के आगे, और 1 ने पास किया 2 की तरफ, 2 ने यहाँ से गोल मार दिया, उस केस में फाउल मान लिया जाएगा, ये गोल माना ही नहीं जाएगा। उस केस में कहा जाएगा कि नंबर 2 ऑफ साइड पोजीशन में था। तो आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में जरूर आया होगा कि ऑफ साइड की कंडीशंस क्या होती हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं बट वो मैं सारी चीजें इसमें कवर नहीं कर सकती कि कॉर्नर से क्या होता है, थ्रो इन के टाइम क्या होता है। मैं चाहती थी आपको बेसिक आइडिया लग जाए ऑफ साइड रूल का, ताकि आप सेमी ऑटोमेटिक ऑफ साइड टेक्नोलॉजी को समझ पाओ कि आखिर ये है क्या और इसके एडवांटेज क्या मिल सकते हैं मैच रेफरी को, प्लेयर्स को और हम ऑडियंस को। तो अब वापस आते हैं सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी की तरफ। तो हर स्टेडियम के रूफ के नीचे ना 12 कैमरेस लगे हुए हैं जिनका यही काम होता है कि वो बॉल को और प्लेयर्स की लोकेशन को ट्रैक करते रहे। हर प्लेयर के लगभग 29 डेटा पॉइंट्स को ट्रैक किया जाता है और एक डेटा पॉइंट होता है बॉल के अंदर। अब ये पूरी टेक्नोलॉजी तब काम आती है जब वीडियो ऑपरेशन रूम में बैठे मैच ऑफिशियल्स को एक ऑटोमेटिक अलर्ट जारी हो जाता है। वो भी कब? जब अटैकर टीम का एक प्लेयर बॉल रिलीज कर चुका है दूसरे अटैकर की तरफ और वो ऑफ साइड पोजीशन में खड़ा हुआ है, तो उसकी जो ऑफ साइड पोजीशन है ना वो ट्रैक हो जाती है। तो ग्राउंड पे खड़े जो रेफरी होते हैं वो फील्ड रेफरी जब अपना डिसीजन सुना देते हैं, पूरे मैच में चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है प्लेयर्स के बीच। वो रेफरी को गाली दे रहे होते हैं कि ये क्या किया आपने, ये कैसा डिसीजन दिया। तो फिर अपने डिसीजन को बैक करने के लिए ये टेक्नोलॉजी प्लेयर की 3D एक्सोस्केलेटन एनिमेशन को जनरेट करता है, जिसमें साफ साफ पता चलता है कि प्लेयर के जो लिम्स है, उसकी जो बॉडी है वो ऑफ साइड पोजीशन में आ रही थी या नहीं आ रही थी। और इस वीडियो को पूरे ऑडियंस को दिखाया जाता है बिग स्क्रीन पे। और तुम्हें पता है पहली बार एक फीफा प्लेयर ऐप भी निकला है और इसको डेवलप करने में प्रोफेशनल प्लेयर्स ने भी हेल्प की है। जब मैच ओवर हो जाता है ना तो इस ऐप में हर प्लेयर की
ऑन फील्ड परफॉर्मेंस क्या थी उसकी एनालिसिस रहती है। फीफा के अपने ही परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं और जो ट्रैकिंग डिटेल्स आती हैं, जैसे प्लेयर ने किस पॉइंट पे बॉल को रिसीव किया, कितनी डिस्टेंस कवर की ग्राउंड में, इस तरह की जो डिटेल्स होती हैं वो इस ऐप में आपको मिलती हैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इसका नाम है Bonocle एंड Felix Palm। Bonocle वर्ल्ड का पहला ब्रेल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें जो डिजिटल डेटा होता है वो ब्रेल में कन्वर्ट होता है और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को इससे बहुत फायदा मिलता है। और जो Felix Palm है ये एक तरह का पाम कम्युनिकेटर है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ब्रेल में कन्वर्ट करता है और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों में एक एक्साइटमेंट पहुंचाता है इस एंटरटेनमेंट को पहुंचाने के लिए, ताकि जो फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस है वो बाधा न बने एंजॉयमेंट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए इस वर्ल्ड कप में। और सबसे लास्ट में आता है कैमरास एंड एल्गोरिथम्स। इन कैमरास का यूज होगा स्टैम्पीड मतलब भगदड़ को रोकने के लिए। कुछ ही महीने पहले इंडोनेशिया के स्टेडियम में ऐसा हुआ था सॉकर मैच के दौरान, जहां पे 130 लोगों की भगदड़ से जान चली गई थी। और इतने बड़े इवेंट के लिए ऐसा होना फिर से पॉसिबल हो सकता है और उसी को रोकने के लिए इतने सारे कैमरास और एल्गोरिथम को डिप्लॉय किया गया है। कतर में जितने भी स्टेडियम है उनके आसपास लगभग 15,000 कैमरास डिप्लॉय किए गए हैं, जिससे कमांड एंड कंट्रोल की जो टीम है वो सब पे नजर रख सके, पूरे ट्रैकिंग कर सके मूवमेंट्स पे। अब ये जो टीम है ये एल्गोरिथम का यूज करके एक क्राउड पैटर्न को जनरेट करती है और वो भी स्पेशली टिकट काउंटर्स, एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पे, जिससे एक पहले ही अलर्ट उनको मिल जाता है कि हाँ इस एरिया में भगदड़ मच सकती है, नहीं मच सकती है। और अगर ऐसा अंदाजा होता है तो ऐसे भगदड़ को रोका जा सकता है समय रहते ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो की तरह हम दोनों ने मिलके एक और वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग ने एक्सप्लेन किया है कि इंडियन मूवीज को बनाने में किन टेक्नोलॉजीज की यूज की जा सकती है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप ये यहाँ पे आ रहा होगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।